कराची में कोरोना से मुतासिरा हामिला खातून के ऑपरेशन का पहला केस। डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल में कोरोना से मुतासिरा खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। अस्पताल इंतजामिया का ऐसा कहना है। कराची में कोरोना से मुतासिरा हामिला खातून के ऑपरेशन का पहला केस। डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासिरा खातून के यहाँ बेटे की पैदाइश, माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। हॉस्पिटल इंतजामिया ने ये बताया है। डॉक्टर कैसर सजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक केस हामिला खातून का आपने सुना होगा और फिर माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हैं, इससे क्या साबित होता है सर कि अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड मरीजा है तो लाजिम नहीं कि उसके बच्चे में ये ट्रांसफर हो? देखिए, जो कोरोना वायरस का जो ट्रांसफर होना है उसका जो ट्रांसमिट का सिस्टम वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ब्लड में ट्रांसफर नहीं होता है। लिहाजा ये जो अभी चूंकि ये नई बीमारी है और इसके अंदर जो अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही बात है कि अगर माँ अगर कोरोना पॉजिटिव है और वो प्रेग्नेंट है और उसने बच्चे को भी डिलीवर कर दिया है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो, क्योंकि ये खून से खून में ट्रांसफर नहीं होता है जैसे और बीमारियां हो रही है, हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स, तो वो ट्रांसफर होते हैं खून के जरिए। लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन है ये खांसी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ये जो हम कोरोना वायरस की है, कोई खांसता है, कोई छींकता है या कोई बात कर रहा है, जो एरोसोल जो उसके मुंह से निकलता है वो उसकी आंख में, नाक के जरिए या मुंह के जरिए उसके फेफड़े में जा सकता है, हलक में जा सकता है। उसके बाद वो आदमी बीमार होता है। उसके बाद फिर उसके जिस्म के दूसरे हिस्से पे वो अफेक्ट कर सकता है। लिहाजा ये कोई परेशानी की बात नहीं है और ये यकीनन यही तरीका है कि बच्चे को बिल्कुल सही होना चाहिए और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। माँ को जरूर ख्याल करना है। माँ के जो कोरोना के जो सारे प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, उनको रेस्ट करना होगा, उनको जो अपने मदाफियत को बढ़ाने की जो ग़िज़ा है वो ग़िज़ा पे ध्यान देना होगा और आराम करना होगा। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ सामने आ रही है, बड़ी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ में देखें तो 1000 से ऊपर केसेस की तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर। ऐसे में लॉकडाउन का खुलना, आप लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन बहरहाल हुकूमत ने लॉकडाउन खुलने के लिए एक मैकेनिज्म दिया है। आप समझते हैं कि बेहतर तरीका कार है? जी, इसका सिंपल जवाब तो यही है कि बेहतर तरीक़ाकार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम तो पिछले कई हफ्तों से ये शक को शुबे में थे और शक का इजहार कर रहे थे कि अगर लॉकडाउन जो चल रहा है वो बहुत ही रिलैक्स माहौल में लॉकडाउन चल रहा है, इसके केसेस बढ़ेंगे, जो कि बढ़ रहे हैं। और हमें मजीद शक है और हमें परेशानी है कि जो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान कर दिया है तो लोग जो है हमारे यहाँ तो कोई एसओपी को तो लिफ्ट नहीं कराता है, उसको इतना फॉलो नहीं करता है, हमारे यहाँ कानून की कोई पाबंदी नहीं करता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये लॉकडाउन एक बहुत ही मसला बन सकता है, हमारे अस्पतालों पे मजीद बोझ बन सकता है। इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पे तकरीबन 75 से 80% ऑक्यूपेंसी है हमारे हॉस्पिटल में बेड की और वेंटिलेटर की। लेकिन अगर जैसे ही ये इसमें इजाफा होगा, जो कि आप खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका रिपोर्टर, कि इसमें इजाफा हो रहा है, तो आप समझ लें कि ये बहुत ही तशवीशनाक बात होगी। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने लॉकडाउन में नरमी कर दी है तो अपने अस्पताल के अंदर तमाम फैसिलिटीज को बढ़ा दें, वहाँ पे वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ा दें, वहाँ पे बेड्स की तादाद बढ़ा दें, वहाँ पे ट्रेन्ड स्टाफ बढ़ा दें, क्योंकि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त 700 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ बीमार होकर कोरोना वायरस में आइसोलेशन में चले गए हैं। अगर यही तादाद बढ़ती रही तो आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि अस्पताल के अंदर जो मरीज की तादाद बढ़ती जा रही है, वो अगर जब अस्पताल पहुंचेंगे और वहां डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, स्टाफ नहीं मिलेगा, तो उन मरीजों का इलाज कौन करेगा? लिहाजा ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल बनने जा रही है ईद से पहले। लिहाजा मैं तमाम उन लोगों से, अपने तमाम पाकिस्तानी भाई बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम जिम्मेदारी अवाम पे डाल दी है, तो मैं अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी मदद आपके तहत अपनी हिफाजत करें। तमाम जो एहतियाती तदाबीर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बताए हैं या दूसरे डॉक्टर बता रहे हैं, उन पर अमल करें। जब भी बाहर निकलें मास्क जरूर लगाएं, जब भी बाहर से घर आए अपने हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोएं। बाहर अगर आपको पानी या साबुन नहीं मिलता तो सैनिटाइजर यूज करें।
اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کوئی کو پرابلم ہے تو وہ آئسولیٹ کرے اپنے آپ کو گھر پہ. اگر اس کو سانس کی تکلیف ہے, یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کسی کو سانس کی تکلیف ہے تو وہ فوری طور پہ اسپتال میں اپنے آپ کو کرے. اور ایک چیز یہاں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اسپتال میں رخ کرنے سے پہلے ہی لوگ انتقال کر جاتے ہیں. ایک اسپتال جاتے ہیں, اسپتال سے دوسرے اسپتال, تیسرے اسپتال. یہاں حکومت کو چاہیے کہ ایک ڈیش بورڈ سسٹم بنائے, جو ایک سینٹرل نظام بنائے کہ اگر ایمبولینس میں کسی پیشنٹ کو لیا جائے تو ایمبولینس ڈرائیور کو پتا ہونا چاہیے سینٹرل ڈیش بورڈ سے معلوم کر کے کہ اس مریض کو کون سے ہاسپٹل لے جانا چاہیے. اسی طرح سے جس اسپتال میں اگر کوئی مریض خود چلا جاتا ہے تو وہاں اسپتال کے لوگ اس کو منع نہ کریں کہ جی ہمارے پاس بستر خالی نہیں ہے, آپ کہیں اور چلے جائیں. بس اسپتال کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ نیٹ ورکنگ کے ذریعے پتا کرے کہ کہاں وینٹیلیٹر خالی ہے. اس مریض کو اگر وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو اس کو وہاں پر ریفر کر دیا جائے اور وہاں کا اسپتال اس کو ویلکم کرے اور فوری طور پر اس کا علاج شروع کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب پورا سینٹرلائز پورے پاکستان میں تمام صوبائی گورنمنٹ جو ہے اپنے اسپتال کو نیٹ ورکنگ کرے, پراپر طریقے سے مریض کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور یہ جو اسٹگما ہے کہ جب آپ کو مریضوں کو یہ ڈر و خوف ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا, حکمران کو پتہ چلے گا کہ میرے گھر میں کوئی کورونا پازیٹیو کا مریض ہے تو پولیس کی موبائل آ جاتی ہے اور پھر محلے میں بدنامی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کون چور ڈاکو ہے اس کے گھر میں. تو جی اس چیز کے خوف کو نکالنا ہوگا, اس اسٹگما کو دور کرنا پڑے گا. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ ساری چیزیں عوام کے دماغ سے نکالیں اور عوام کو سوچنا پڑے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے نہ مر جائیں, آپ فوری طور پہ اسپتال جائیں. آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور یہ جو لاک ڈاؤن میں نمی ہوئی ہے اس میں یقیناً میں پھر دوبارہ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. سیکرٹری جنرل پی ایم اے جناب ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے. بیورو چیف کراچی عبدالقدیر, آپ کا بھی بہت شکریہ.